कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र चैप्टर चल रहा है हमारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। कल जो है हमने आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में उसकी 3 विधियां अध्ययन की कि 3 विधियों में पहली विधि थी हमारी पाठ विषयक अध्ययन विधि, जिसमें हमने अध्ययन ये किया कि आंकड़ों का एक पैरे के रूप में हम अध्ययन करते हैं। दूसरी विधि है हमारी सारणी रूप में अध्ययन। सारणी रूप में अध्ययन को हमने चार भागों में बांटा कि सारणी का जब अध्ययन किया जाएगा तो उसे 4 रूपों में बांट के अध्ययन किया जाएगा। हमने पाठ विषय का अध्ययन किया कि पैसेज के अंदर बहुत से आंकड़े आते हैं, डिजिट्स आते हैं, उन्हें उनके गुण और दोष किए कि उन्हें बहुत कम ज्ञान का व्यक्ति या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो है उसका अध्ययन कर सकता है। वहीं दोष ये थे कि उसके लिए जो है वो याद रख पाना आपके लिए मुश्किल है। अब हम अध्ययन कर रहे हैं सारणी के रूप में। सारणी के रूप में अध्ययन को हमने 4 भागों में बांटा था। पहला भाग था मात्रात्मक, दूसरा था गुणात्मक, तीसरा था कालानुसार या हम कह सकते हैं कि समय के अनुसार, और चौथा था स्थानिक, एक स्थान विशेष के आधार। इसमें से हमने मात्रात्मक सारणी का अध्ययन कर लिया था कि मात्रात्मक सारणियाँ किस प्रकार से बनती हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। मात्रात्मक सारणियों में मैंने आपको बताया था कि इसमें आयु, वजन, ऊंचाई, दूरी, जनसंख्या या किसी की भी संख्या, इन सभी को एक सारणी रूप में जब प्रस्तुत किया जाता है तो वो मात्रात्मक सारणीयन कहलाता है। ये हमने कल कर लिया था और इसका एक उदाहरण भी मैंने आपको करवा दिया था। आज हमारा दूसरा रूप इसका होने वाला है, वो है इसका गुणात्मक रूप। जब हम सारणी में उन आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसकी परिभाषा या अर्थ कि गुणात्मक सारणी, गुणात्मक सारणी वो सारणी है, गुणात्मक सारणी वो सारणी है जिसमें हम आंकड़ों से संबंधित गुणों को प्रस्तुत करते हैं। अर्थात किसी भी विषय वस्तु के गुणों को जब सारणी में प्रस्तुत किया जाता है तो वो गुणात्मक सारणीयन कहलाता है। उदाहरण देखते हैं कि गुणात्मक सारणीयन में हम किन किन को शामिल करते हैं, जैसे कि लिंग, लिंग में स्त्रीलिंग या पुरुषलिंग, साक्षरता, साक्षरता को प्रतिशत में दर के रूप में बढ़ोतरी या कमी को हम जांच करते हैं। भेद के रूप में कि हम 2 चीज़ों के मध्य जब भेद करते हैं तो उनकी मात्राओं में न करके हम आमतौर पर गुणों में भेद करते हैं। और चौथा जो है उसमें बनता है व्यवहार। व्यवहारिक रूप से बनने वाली सारणियाँ भी गुणात्मक सारणियों की श्रेणी में आती हैं। एक उदाहरण देखते हैं हम गुणात्मक श्रेणियों की। इसमें मैं लिंग और साक्षरता दोनों चीज़ों को शामिल करूंगा
ताकि दोनों ही तरह के गुण आपको पता लग जाएगा कि इस तरह की सारणी में कैसे प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे कि एक काल्पनिक सारणी हम ले रहे हैं, यहां मैं लेता हूं पुरुष, यहां महिला, फिर ग्रामीण और शहरी। अब जो ग्रामीण और शहरी है उसको मैं दो भागों में बांट दूंगा, साक्षर और निरक्षर, साक्षर और निरक्षर। और अंत में जो है वो योग, और यहां भी होगा योग। इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के टोटल मेथड यूज होते हैं ताकि सारणी की कमियां या उनके एरर्स का आप पता लगा सकें। ये जो है वो बहुगुणीय सारणी है। सारणी में आगे आने वाला है कि कितनी गुणीय सारणी होती है। ये बहुगुणीय सारणी है जिसमें हमने पुरुष, महिला, फिर ग्रामीण और शहरी, और उसके बाद में साक्षर और निरक्षर के आधार पर हम संख्या प्रस्तुत करेंगे। अब मान लीजिए पुरुष हैं, किसी ग्रामीण क्षेत्र में कितने पुरुष साक्षर हैं, कितने पुरुष जो है वो निरक्षर हैं। अगर मैं ये बात करूं कि ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष 60 लोग साक्षर हैं और 20 लोग निरक्षर हैं। शहरी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, तो यहाँ हम बात करते हैं कि 65 लोग साक्षर हैं और निरक्षर लोगों की संख्या 15 है। प्रतिशत में नहीं है, ये संख्या के रूप में काल्पनिक आंकड़ा है। महिलाओं की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षर महिलाओं की संख्या 45 है, जबकि निरक्षर महिलाओं की संख्या लगभग 50 है। जबकि शहरी क्षेत्र में साक्षर महिलाओं की संख्या लगभग 50 है तो निरक्षर की संख्या 35 है। अब इनका जो योग है वो दो प्रकार से आप कर सकते हैं, साक्षर और साक्षर, निरक्षर और निरक्षर। वो आप पे निर्भर करता है कि आप जो परिणाम इससे प्राप्त करना चाह रहे हैं वो कितने निष्पक्ष हों। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसका सीधा भी योग कर सकते हैं। उसमें केवल आपको ये शो होगा कि पुरुष जो है वो ग्रामीण और शहरी में कुल मिला के कितने हैं। इसलिए इस तरह की सारणी में अगर आप सीधा योग करते हैं तो वो एरर माना जाता है उसमें कि उस योग का कोई मतलब नहीं रह गया। वो तो आपको यहाँ और यहाँ इस आधार पे भी जो योग करना पड़ेगा। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का जो ग्रैंड टोटल आएगा वो जो है वो आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो समझ गए हो गए आप कि गुणात्मक सारणी में हम उसके गुणों को प्रस्तुत करते हैं जिसमें लिंग, साक्षरता, भेद और व्यवहार से संबंधित गुणों को प्रस्तुत किया जाता है। उस तरह की सारणी जो है वो क्या कहलाती है, गुणात्मक सारणी कहलाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 2 गुणात्मक सारणी है ये। अब बात करते हैं हम कालक्रमानुसार। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं हम कालक्रमानुसार। तो कालक्रमानुसार सारणी में हम समय को महत्व प्रदान करते हैं। यहां समय किस रूप में होता है, वार्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और 10 वर्षीय, 5 वर्षीय, प्रतिदिन और प्रति सप्ताह है। इन सब के आधार पर आंकड़ों को जो प्रस्तुत किया जाता है तो इस तरह की सारणियां कालक्रमानुसार की सारणियां कहलाती हैं।
आपको ये पेपर में दिया नहीं जाएगा, आपको एक उदाहरण दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस तरह की जो सारणी बनी है इसके गुण और दोष बताइए। तो आप बताएंगे कि इस तरह की बनी हुई सारणियों को कालक्रम अनुसार या समय अनुसार सारणियां बोला जाता है। और इस तरह की सारणियों में वार्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, 10 वर्ष, 5 वर्ष, प्रतिदिन और प्रति सप्ताह के आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। तो कालक्रमानुसार समय या समयानुसार सारणी की परिभाषा या अर्थ आप लिख सकते हैं कि इस तरह की सारणियां जिसमें समय को प्रमुखता दी जाती है, वे सारणियां कालानुसार या समयानुसार सारणियां कहलाती हैं। जैसे वार्षिक समय, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक। त्रैमासिक का समझ गए होंगे, 3 महीनों का एक क्वार्टर बना लिया जाता है। अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने के आधार पर। 5 वर्षीय हमारी जनगणना 5 वर्ष के आधार पे होती है, 10 वर्ष के आधार पे होती है। पंचवर्षीय हमारी योजनाएं जो पहले हुआ करती थी बंद हो चुकी है, योजना आयोग बनाया करता था, नीति आयोग के बाद में ये बंद हो चुकी हैं। और फिर प्रतिदिन और प्रति सप्ताह, आमतौर पर प्रतिदिन में जो आंकड़े लिए जाते हैं उनको बाद में सप्ताह में, फिर पाक्षिक यानी कि 15 दिनों में, फिर महीने में, और त्रैमासिक और अर्धवार्षिक और वार्षिक के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है। अब कालक्रमानुसार सारणी की उदाहरण, यहां मैं समय लिख रहा हूं या वर्ष, क्योंकि ये हमारी सारणी किस तरह की होने वाली है, वार्षिक होने वाली है। आमतौर पर जो आपको सारणियां मिलती हैं वो वार्षिक सारणियां ही होती हैं। ये शहरी और ग्रामीण। यहाँ 1991, 1995, सन 2000, 2005, 2010, ये जो है वो 5 वर्षों की एक सारणी ली है। ये वार्षिक भी हो सकती है। और यहाँ कोई एक आंकड़ा है जो ये बता रहा है कि शहरी जनसंख्या उस समय कितनी रही होगी। तो शहर की जनसंख्या 1991 में कितनी थी और 1995 में जो है वो जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई होगी, और फिर सन 2000 में जो है वो जनसंख्या कितनी रही होगी, और उसके बाद में 2005 या 2010 में कितनी हो गई होगी। क्योंकि वैसे तो जनगणना जो 10 वर्षों की होती है, लेकिन हम 5 वर्षों के आधार पर यहाँ एक आंकड़ा ले सकते हैं। तो इस तरह की जो सारणियाँ बनेगी वो होगी कालक्रमानुसार या समय अनुसार बनने वाली सारणियाँ। ये जो है वो पंचवार्षिक या पंचवर्षीय सारणी है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां एक तरफ समय दिखाया गया है, दूसरी तरफ शहर, फिर ग्रामीण, और अंत में जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह का योग। चौथी तरह की सारणी आती है हमारी स्थान या स्थानिक सारणी। ये जो हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे कि स्थानिक या स्थान संबंधी सारणियां क्या होती हैं। आपका दिन शुभ रहे।